को मेरा नमस्कार। और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। आज से 4 दिन पहले तो सरकार ने TOD टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर दिया था, जिसको हम अग्निपथ स्कीम के नाम से भी जान रहे हैं। तो जिसमें क्या है कि 4 साल के लिए लोगों को फ़ौज में भर्ती करा जाएगा और उसके बाद 25% को फ़ौज में आगे कंटिन्यू बेसिस पे नौकरी मिलेगी और बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसी के ऊपर जिस तरीके से पिछले 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे कुछ बोलने से पहले मैं यही बता देता हूँ कि मैं किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन के सख्त खिलाफ़ हूँ। आंदोलन होना चाहिए पर शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी भी तरह की हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है कि सरकार ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे उनने कहा हो 10% आरक्षण मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे, सबके ऊपर बात करेंगे, एक एक से अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा आपको और बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरकार ने जब ये प्रस्ताव लाए तो सरकार ने कहा कि हम 2 साल से इसके ऊपर सोच रहे थे। तो जिन बच्चों का 1.5 साल पहले फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट हुआ था और वो अपने रिटर्न की तैयारी कर रहे थे, तो जब 1.5 साल पहले उनने पूछा गया कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो आपने उनको झूठी होप में क्यों रखा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब 4 अप्रैल को दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे कि दोबारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाइए, वहाँ पर फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि हम एग्ज़ाम करवाएंगे। फिर उसके बाद आप अचानक से क्या करते हैं, अचानक से आप एक दिन आके पूरी की पूरी स्कीम बदल देते हैं। जो बच्चे होप में थे, कहते हैं जो बच्चे इस भर्ती को लेकर ही, मतलब फाइनल भर्ती भी बहुत होगी, और जो रिटर्न में ही रुके हुए थे उनका आपने पेपर कैंसिल करा दिया और सबको अग्निपथ स्कीम के अंडर डाल दिया, जिसकी वजह से लगभग 40 से प्लस बच्चों ने खुदकुशी कर लिया। ठीक है, पॉइंट की बात करें तो अग्निपथ स्कीम का मेन पॉइंट क्या है कि 4 साल की नौकरी फ़ौज में हो 75% लोगों की, उसके बाद उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाए। और सरकार का कहना है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह उनको आसानी से नौकरी मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर बच्चा 18 साल में 12वीं पास कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको 3 साल फ़ौज में भर्ती होने के लिए लग रहा है, और इसके बाद क्या है कि 25 साल तक, मतलब 4 साल की नौकरी करेगा, 25 साल तक वो काम करेगा, मतलब पूरे 7 साल, मतलब 18 से 25 साल वो एजुकेशन से दूर रहा, और मतलब उसकी अभी क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास। मतलब एक 25 साल का 12th पास को आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड कह रहा है, बिज़नेस वर्ल्ड कह रहा है कि आप उसको नौकरी देंगे। क्या सही मायने में आपको लॉजिकल लग रहा है कि मतलब हमारे देश में कितने सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट अभी तक बेरोज़गार पड़े हैं, कोऑपरेटिव वर्ल्ड, कमर्शियल वर्ल्ड, बिज़नेस वर्ल्ड, उनके लिए कहीं पर भी नौकरियां नहीं है, और ये कह रहे हैं कि 12वीं पास करने के बाद जो लोग आएंगे उनको हम आसानी से कमर्शियल वर्ल्ड में नौकरी देंगे। सबसे पहले आप नौकरी कहाँ देंगे ये सिद्ध करिए, पहले बताइए हमें अच्छे से। तीसरा पॉइंट सरकार का क्या कहना है कि जब बच्चा वहाँ से रिटायर होगा, मतलब 25 साल की एज में वहाँ से जब रिटायर होगा, तो उसके पास 22 से 25 लाख रुपये होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 22 से 25 लाख रुपए का आप क्या हिसाब लगा रहे हैं, मतलब जो उसकी सैलरी है उसको जोड़ा आपने, और जो 11 लाख रुपए उसके रिटायरमेंट के वक्त दिए जाएंगे उसको भी गिन लिया आपने। अरे सर, जब वो बंदा फ़ौज में जा रहा है, इसके बाद उसका मतलब है उसके बाद नौकरी नहीं है, तो क्या मतलब वो 4 साल तक अपनी कोई सैलरी यूज़ ना करे? मतलब 4 साल तक आप सोच रहे हो कि वो कुछ यूज़ नहीं करेगा, सीधे जब उसकी रिटायरमेंट होगी तो सीधे के सीधे वो 25 लाख रुपये ला के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देगा। सर बेसिक नीड्स क्या है? अगर बेसिक नीड्स से अगर पूरी होती, बिज़नेस आइडिया होता, वो फ़ौज में क्यों जा? इसके बाद कितने उसकी सैलरी तो पूरी खर्च हो जाएगी 4 साल में, इतना मेरे से मान लीजिए, और बचे मतलब लमसम 12 लाख रुपए। अब आते ही तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही अगले दिन आएगा, अगले दिन वो बिज़नेस जमा लेगा अपना, या अगले दिन ही उसको नौकरी मिल जाएगी। क्या पता 2 साल 3 साल जो भी आप कह रहे हैं उतना टाइम लग जाए, उस टाइम में वो कुछ नहीं खाएगा। मतलब बचा कुछ आगे उसका 5-6 लाख रुपए बचा, और 5-6 लाख में आप कह रहे हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करें, और ये कोई 24-25 लाख रुपए नहीं मिलने वाला। उसके बाद लास्ट में 5-6-7 इतना ही बचेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचने वाला। एक फौजी की बात, एक अग्निवीर की बात कर रहा हूँ, फौजी तो उनने नाम ही हटा दिया है। मतलब अब देश में कोई भी भर्ती हो, ठीक है, क्या है पहले क्या होता था, कह रहे हैं फौज में हो भाई, फौजी हो, ठीक है, अब क्या है कोई फौजी हो जी नहीं है, फौजी का सिस्टम गया, फौजी। इसके बाद अगला तर्क क्या है सरकार का तर्क है कि हमारी सेना बूढ़ी होते जा रही है। ठीक है, चलो मान लो 32 साल अभी उनने एज कैलकुलेट करी है, पता नहीं किस बेसिस पे करी है, पर 32 साल एवरेज एज निकाली है सरकार की, सेना की, सॉरी सरकार की नहीं, सेना की 32 साल एवरेज एज निकाली है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कोरोना के टाइम में 2 साल पूरी की पूरी कोई भर्ती नहीं हुई। ठीक है, मान तो आप लोग मेरी बात, अगर 2 साल कोई भर्ती नहीं हुई तो अपने आप क्या हो रहा है, आगे चली गई एज। उससे पहले भी 19-20 उनमें भी आपने मात्र 25% भर्तियाँ ली हैं। मतलब आप क्या कहना है, खुद ही फोर्स करा आपने एज को आगे बढ़ने के लिए। मतलब जो
32 साल थी वो, मतलब अगर 2 साल तक रेगुलर भर्ती होती है, उससे ज़्यादा भर्ती होती तो क्या एज इतनी आगे पहुंचती है? अगर नए सैनिकों का आप भर्ती नहीं कर रहे हैं तो सैनिक बूढ़ा तो होगा ही कभी ना कभी, और इसके लिए आप तर्क दे रहे हैं कि हमारी सेना बूढ़ी हो गई है। भाई ये वही सेना है जिसने 71, 65 और 99 में पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ज़्यादा स्किल्ड हो गए। अरे भाई कहाँ से स्किल्ड? पूर्व सैनिकों के बयान सुन लीजिए। पूर्व सैनिक क्या कह रहे हैं? एक सैनिक को तैयार होने के लिए लगभग 4 से 5 साल बैटल फील्ड में काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये 4 साल की तो इनकी कुल नौकरी है, ठीक है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 32 साल का बंदा है वो ज़्यादा स्किल्ड होगा, जो 6 महीने ट्रेनिंग करके है वो आपके लिए ज़्यादा स्किल्ड होगा? वेपन की, कॉम्बैट फाइटिंग की या किसी भी और चीज़ में कौन ज़्यादा स्किल्ड होगा, ठीक है। फाइनल तर्क, मतलब जो सरकार ने कहा था कि इससे पेंशन और सैलरी का खर्चा कम होगा और सरकार मतलब डिफेंस इक्विपमेंट में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएगी। तो भाई आप जो एमएलए एमपी हैं, जो एक बार बन गए एमएलए एमपी, उनको तो आप जीवन भर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, हाउस रेंट, पेंशन, लाइफ टाइम पेंशन, एक बार एमएलए एमपी बन गया तो भाई लाइफ टाइम पेंशन मिल रही है, ठीक है। भाई उनकी पेंशन कम कर लो भाई, हमारे देश के जवानों का क्या कसूर है? और आज ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और डिफेंस स्टाफ और ये लोग के नाम के आगे आप इनको सहारा बना के आप इन्फोर्स करवाना चाह रहे हैं क्या? मतलब हम लोग पागल है क्या? हम लोग पढ़े लिखे नहीं है? देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं है? मतलब जो आप ऐसी कोई स्कीम लाओगे रातों रात बिना किसी को बताए, उसको अगले दिन इन्फोर्स कर दोगे, कोई आपके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएगा। आप ये चाह रहे हो मतलब सीधे सीधे आप तो। फाइनली बात को ख़त्म करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है इसके ऊपर, इसका स्कीम का, ठीक है। अब सरकार ने क्या कहा, 10% CAPF पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में 10% की प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? पहले तो 54% ST SC OBC का आरक्षण था, ठीक है। इसके बाद 10% आपने गरीबों को आरक्षण दिया, ठीक है, हम मानते हैं 64% हुआ, ठीक है। अब आप 10% अग्निवीरों को दे रहे हैं, मतलब टोटल 74%। अरे सर, जो नॉर्मल बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या स्टूडेंट्स नहीं है? मतलब वो पहले अग्निवीर बने आपके गवर्नमेंट को एग्ज़ाम में गवर्नमेंट की जॉब लेने के लिए। वैसे तो गवर्नमेंट की जॉब ख़त्म ही हो गई है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की जॉब पाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अग्निवीर बनना पड़ेगा। बनना खाली 26%। आज एक जनरल स्टूडेंट के लिए खाली 26% ही रिजर्वेशन। कृपया ऐसा मत कीजिए, इसका बहिष्कार कीजिए और TOD वापस होगा, टूर ऑफ ड्यूटी वापस होगा। हम कुछ नहीं जानते और मेरा भी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हिंसा ना करें, ठीक है। प्यार मोहब्बत से आराम से आंदोलन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।